पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास बहुत होने वाली है आपकी खास, क्योंकि आज मैं हिंदी के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो सीधे 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वैसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो जरूर ही अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक बने रहेगा, क्योंकि जो है ये वैसे प्रश्न होंगे, ठीक है, अति महत्वपूर्ण, जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। एमसीक्यू की तो आप खूब पहला का भी दूसरा का सी कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करें तो आपको जो है ना, लिखने में तकलीफ हो, आंसर कैसे लिखे और जो है उत्तर किसी प्रश्न का कैसे होगा। हमने पूरा सर बुक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप जो है क्वेश्चन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत जो है याद करने का टेक्निक में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सभी जो है चलते हैं, और जो है अगर वीडियो पसंद आए तो अपने जो है दोस्तों से भी शेयर जो है अवश्य करें। चलिए आज जो हम लोग पार्ट 3 में देख रहे हैं, पार्ट 2 का जो है वीडियो प्ले लिस्ट में होगा, आप ऊपर जाकर देख लेंगे, है ना। और आज ये जो प्रश्न होते हैं आपको 2 अंक के होते हैं, ठीक है। कितने अंक के होते हैं? 2 अंक के प्रश्न होते हैं। जिसमें बात करें, है ना, पहला प्रश्न आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है। पहला प्रश्न, पहली बात है कि कोई भी प्रश्न को समझने के लिए हम सभी को प्रश्न को समझना जरूरी होता है कि वो किस पार्ट में है, किस तरीका में है। तो पहला प्रश्न क्या कहा जी? उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटा हुआ था। पहले हमको इसका उत्तर करना है। फिर कह रहा है कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो बस हमें लघु उत्तर ये बात है, तो 2 ही बात बताना, पहले कितना भाग बटा है और युद्ध का वर्णन किस पार्ट में किया गया है ना। तो ये आपको जो है उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का। तो लिखेंगे क्या? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और इनमें से बीच के 3 हिस्से, ठीक है। पहला प्रश्न उत्तर हो गया कि भैया 5 भाग में बटा हुआ है और इनमें से, है ना, 3 हिस्से कौन कौन? दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पार्ट जो है आपका क्या है? लड़ाई झगड़े यानी जो है युद्ध से जुड़े हैं। बाकी पहला और 5वां युद्ध के भाग के माहौल का क्या है? बाहर है। पहला में जो उसका बचपन का दृश्य दिखा रहा है और दूसरा जो है आपका जब युद्ध समाप्त होता है ना, तब का जो है उसका अंत समय का दिखाता है, जहां कहानी की क्या है? शुरुआत और क्या होता है? अंत होता है। पहला क्वेश्चन आप सभी समझ गए। आइए चलते हैं आज का जो है दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है कहता है संघर्ष समितियों से, है ना, कहता है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। संघर्ष समिति कौन? जानते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं जो जनतंत्र के खिलाफ चली जाती हैं, जनता की भलाई को छोड़कर सत्ता को पकड़कर रखने का और अपना ही जो है हमेशा बोलबाला रहे, इसकी ध्यान रखता है। तो जो है ये बताते हैं, है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है संघर्ष आप कर रहे हैं, मगर इसके बाद जो बनेगा वो कैसा होगा? कहीं आप भी जाकर वही गलती तो नहीं कीजिएगा। तो यही कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी संघर्ष समितियों से मुख्य उम्मीदें रखते हैं। पहला कि आप जो है जाएंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जनता की क्या करेंगे? समस्या को उठाइएगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, है ना। गांवों शहरों में क्या है? महंगाई सबसे बड़ी समस्या है ना। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे आम लोगों की परेशानियों को सामने लाना और उनके लिए क्या करना है? संघर्ष करना है। इस बात को भूलिएगा नहीं, है ना। दूसरा कहते हैं क्या कि लोकतंत्र की रक्षा कीजिएगा। ये नहीं कि आप बन गए तो अब हमें कोई हटाए ना, इसका पूरा प्लानिंग कर लेना है। तो कहते हैं चुनाव के समय सही और ईमानदार उम्मीदवारों को चुनने में जनता की क्या करना चाहिए? मदद करिए, ताकि लोकतंत्र क्या करे? ठीक से चल सके, है ना। सरकारी काम पर नियंत्रण, सरकारी कर्मचारियों की मनमानी, जैसे कि वो सरकारी है तो जनता की भलाई के लिए बने हैं, लेकिन अगर वो भलाई के जगह पर जो है अपनी कमाई कर रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा? नियंत्रण। और गलत कामों पर क्या रखना होगा? कड़ी नजर, और है ना उन्हें क्या करना होगा? रोकना होगा। और क्या करना होगा? तो शांतिपूर्ण संघर्ष करना होगा। क्या करना होगा? शांतिपूर्ण संघर्ष। ऐसा नहीं कि हम कोई आंदोलन का ऐसा रूप ले लें जो आपका जो ऐसा रूप हो जो क्या हो? जनता का और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाए। तो हम भैया शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने जो अहिंसा का जो दिया था उसके रूप को बता रहे कि शांतिपूर्ण हम क्या करेंगे? संघर्ष को करेंगे। यानी अपना काम करते हुए हमेशा शांति और अहिंसा का क्या करेंगे? रास्ता अपनाएंगे। तो सीधे शब्दों में कहें तो जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि ये समितियां गांव-गांव में जनता अपनी शक्ति, जनता की शक्ति बनकर क्या करे? काम करे, जो सरकार पर दबाव बनाए और उसे क्या करे? सही रास्ता पर रखे। तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं आज का जो है तीसरा प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न जो है आपका जो है लिया गया है पाठ और सदा निराश से।
जिसमें कहता है कि अंग्रेज नील्हे का मतलब जो नील के खेती करते थे, किसानों पर कैसे अत्याचार करते थे, कैसे उनके साथ बिहेव करते थे, है ना, कैसे उनका अत्याचार था, इस विषय पे क्या करना है बताइए। तो और सदानेरा पाठ के अनुसार अंग्रेज नील्हे किसानों पर मुख्य रूप से, है ना, करते थे। तो उन्होंने एक प्रथा का जो है बारे में बताया है। तो ये प्रथा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे क्या करना है, याद कर लेना है। नाम क्या है, 3 कठिया प्रथा के माध्यम से क्या करना है, अत्याचार करते थे। इस प्रथा के तहत किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन के, है ना, ये गलती लिखा गया है, उपजाऊ जमीन के हिस्से पर जबरदस्ती क्या करना पड़ा था, नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब ये प्रबंध जो 3 कठिया था, एक का जो होता है कि 20 कट्ठा में, है ना, 20 जो है कट्ठा की बात करें, है ना, तो 1 बीघा होता है। ठीक है, तो अगर 1 बीघा आपके पास खेती है तो इसमें से 3 कट्ठा, है ना, 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा। कैसा खेती करना होगा, नील की खेती करना होगा। तो वही कह रहा है कि इस प्रथा के तहत किसानों को अपने उपजाऊ जमीन पर, क्योंकि ये अच्छी जमीन पर नहीं होगा, अच्छा जमीन पे, हिस्सों पर जबरदस्ती वो नील की खेती नहीं करना चाहते। क्यों, क्योंकि नील खेती में मेहनत अधिक था और उसके बनस्पत उसके फसल को केवल अंग्रेजी खरीदते थे और मनमानी रेट पे खरीदते थे। भाई हमारा जो है लागत मान लीजिए 100 रुपया है और हमको मिल कितना रुपया है, हमको खरीद रहा 50 रुपए, तो क्या हम 50 में नुकसान सहेंगे, है कि नहीं, नुकसान तो सहेंगे नहीं। तो बात करें तो हमें इस बात का क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्हें नाम मात्र का दाम दिया जाता था, है ना, मतलब नाम कम दिया जाता था, जिससे वे हमेशा गरीब रहते थे। बात न मानने पर उन पर भारी भरकम लगान, टैक्स लगा देते थे। अगर किसान बात नहीं माना तो टैक्स लगा देते थे और उन्हें कोड़े से मारकर, जुर्माना लगाकर, है ना, और क्रूरता से दंडित किया जाता था। संक्षेप में अंग्रेजों ने किसानों का बंधुआ मजदूर, है ना, बनाकर उनकी आर्थिक और शारीरिक शोषण किया था। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो है हम बीच बीच में हैं, आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए हम हट जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इस आंसर का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न का हम जो है इसके पहले वाले प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट करवा दे रहे हैं, ताकि आप जो है आंसर को क्या कर सके, आप जो है नोट कॉपी में जो है सम्मिलित करके बना सके। ये आपका जो है प्रश्न संख्या 2 का जो है, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बात करते हैं, तो आइए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने ये था, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए हम आते हैं, हम लोग जो 3 प्रश्नों को हमने क्या किया, देख लिया। अब हम चलते हैं आज के जो है चौथा प्रश्न पर, और ये जो है आपका जो है कवित, है ना, उससे लिया गया, ये चैप्टर से लिया गया है। कहता है कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। कबीर, है ना, भक्ति मतलब क्या होता है, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की क्या करना, आराधना करना, उनको याद करना, है ना। तो उस बात की बात कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है ना, कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो, है ना, हमारा डिवोशन, हमारा जो त्याग, है ना, बलिदान भगवान के प्रति हो। और इसमें कोई दिखाना की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है फास्टिंग किए हैं तो हम जो है पानी पे किए भगवान, कि हम जो है ये कर रहे हैं, हम 4 जोरा सूप से रख देंगे कि 5 जोरा से। आपकी भावना सबसे प्रधान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखे तीन तैसे। भक्त प्रहलाद ने बुलाया तो, है ना, तो खंभे को फाड़ करके आए। ठीक है, ध्रुव ने बुलाया तो पिता बनकर गोद में खिलाए, है ना। माँ यशोदा ने उनको पुत्र रूप में बुलाया तो बच्चे बन गए। तो भगवान को जिस रूप में बुलाएंगे वो उस रूप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी भक्ति की बात कहते हैं कि कबीर दास जी के लिए भक्ति उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा आधार था। कि अगर जीवन में भक्ति नहीं हो, भावना नहीं हो, पूजा नहीं हो, पाठ नहीं हो, तो बड़ा जीवन ये हो जाएगा। छपय, ये किस बात से लिया गया है, पाठ जोड़ याद रखना। छपय, छपय के अनुसार उन्होंने भक्ति, है ना, को हर प्रकार से दिखावे मतलब कर्मकांड, है ना, पंडित जी करा रहे हैं, हवन डाल रहे हैं, घी कुमात कर रहे हैं, पूरा बड़का को थाली में सोना की आरती कर रहे हैं, है ना, साईं बाबा का मुकुट पहना रहे हैं, या जो भी हम लोग अपनी भक्ति भावना बस करते हैं, है ना, कर्मकांड, और संसारिक मुंह से ऊपर रखता है। अब हम दान दिए हैं तो दान में हमारा नाम ऊपर होना चाहिए कि फलना जी दान दिए हैं, है ना भाई। तो दान देने का मतलब है कि दान देकर एक हाथ से दे दो, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दान दिए हैं। लेकिन आदमी याद रखता है कि हम दान दिए हैं। तो कहते हैं इन संसारिक मोह से क्या रखना होगा, ऊपर उठना होगा। उन्होंने माना है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र सीधा रास्ता सच्ची और निष्कपट, मतलब जिसमें कोई भाव नहीं हो, वही भक्ति है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके बदले में कहते हैं हे भगवान हम कोई फलना काम कर दीजिएगा। अरे बताइए, अगरबत्ती कहला दिखाई थे, ये 2 पैसा का अगरबत्ती दिखा के काम मांग रहे हैं, है ना।
बताइए। तो कहने का मतलब हम लोग भगवान को भी रिश्वतखोर बना लिए हैं, या है ना हम लोग भजन कर ले हैं, है ना, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारे। भगवान जी आप जो है सीता माता का पता लगा दिए थे, मेरा जो है ये काम नहीं कर दीजिएगा, वाह। तो ये जो है चापलूसी कर रहे हैं आप भगवान का, और भगवान को जो है फंसाने के काम कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि जो जाति पाति धर्म और योग वैराग के भेदभाव से मुक्त हो, यानी आप जो है भक्ति के भगवान से, तो भगवान बताइए, भगवान ने तो सबको बनाया है, भगवान के तो सभी बेटे हैं, भगवान के तो सब नजर में सब बराबर है ना। भगवान ने तो इंसान बनाया, जात पात और धर्म तो हमने बनाया है, ठीक है। तो ना कोई ऊंचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई नीचा है। तो कहते हैं कि भक्ति का मतलब क्या हो, जाति पाति हो कि नहीं हो, भाई साहब नहीं हो, धर्म नहीं हो, है ना, योग वैराग के भेदभाव से मुक्त किया होगा। बस कोई बहुत ध्यान लगाए हुए है ना, और कोई काम करते करते ध्यान में डूब गया है। तो दोनों ध्यान एक ही है। आप आंख बंद की है तभी मन आपको भटक रहा है, और कोई किसी काम में लुहार दम एकाग्रता के साथ काम कर रहा है, एकाग्रता के साथ काम कर रहा है, उसी में ध्यान उसका हो रहा है, पूरा ध्यान है उसका, ठीक है। तो ये सबसे ये हो, उनकी भक्ति में प्रेम पर आधारित था, यानी जो है भगवान को अगर प्रेम से बुलाएंगे तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, है ना, कोई मीरा के जैसा बुलाता नहीं। तो जिसने उन्हें आडंबर युक्त, आडंबर का मतलब होता है क्या, दिखावा, आडंबर युक्त यानी दिखावा, है ना, व्यवहारों से जो है खुलकर चुनौती देने की शक्ति दे, ठीक है। इस तरह कबीर ने अपने भक्ति को सर्वोच्च महत्व दिया है, और उसे जीवन का क्या कहा है, सार, यानी मतलब, यानी मेन जो है आपका का घोषित किया कि जीवन का मतलब है तो भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा फलना ढेमका दुख होते रहेगा। इसलिए भगवान से क्या करे, प्रेम करे, भक्ति का बड़ा महत्व है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न हो गया। आइए आज हम सभी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के है, और इसमें देखिए पूरा लंबा लंबा कहानी याद करेंगे, लिखेंगे, इसमें जो पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपको सामने कहता है, गांव घर शीर्षक कविता का सारांश लिखे, ठीक है। अब गांव घर कविता पढ़े हैं तो ठीक है, अब ना पढ़े हैं तो आइए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि देखिए गांव घर में जो बचपन का वो मिट्टी का जो घर था, है ना, जो मिट्टी से जो लेपना था, गांव घर की जो अति बात है, उसी बात का इसमें जिक्र किया गया कि गांव कितना शानदार है, गांव कितना अच्छा है, वहां पर संसाधन नहीं होने के बाद भी लोगों में कितना मेल भाव है ना, कितना वहां पे संस्कार है, कितना अदब से पेश आते हैं, कितना परिवार का महत्व है, कितना रिश्ता का महत्व है ना, कितना कद्र करते हैं लोग, ये सब चीज की बात बता रहे हैं। तो आइए कविता गांव घर के सारांश को हम लोग देखते हैं। कहता है कि कवि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित कविता गांव घर, ठीक है। तो कवि का नाम याद रख लीजिएगा, क्या नाम है, ज्ञानेंद्र पति जी, ठीक है। एक मार्मिक रचना किया, बड़ा जो है मन को भाने वाला रचना है, जो तेजी से बदलते हुए जमाने में, है ना, जमाने में गांव के पारंपरिक जीवन के खो जाने का दर्द व्यक्त करते हैं। मतलब भैया आज जमाना जितना तेजी से बदल रहा है, लगता है गांव क्या हो जाएगा, समाप्त ही हो जाएगा, ठीक है। यह कविता कवि की पुरानी यादों और आज के कटु यानी यथार्थ जो है कड़वाई पर क्या है, मोल है, यानी आज देखिए कितना ये कड़वा सच है कि सब बदलता जा रहा है। अब जो गांव में भी लोग शहरी होते जा रहे हैं, जो मेल भाव का था, जो एक साथ एकजुटता का भाव था कि घर का किसी गांव घर का छप्पर जुटता था तो सब लोग क्या करते थे, एक साथ जुट जाते थे। किसी के यहाँ कुछ होता था तो पूरा गांव घर जुट जाता था कि हम लोग हैं, है ना। तो उसी की बात में जो कवि बता रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्या कि जो है कवि सबसे पहले जो है बात करें तो यहाँ पर जो है कवि सबसे पहले अपने बचपन के घर की याद करते हैं, है ना, जहां उनकी माँ अक्सर लोकगीत गाती थी। बचपन में जो लोरी गाती है ना, तो वो लोरी गाकर सोते रहा बच्चा को सोना, ठीक है। अब तो किसी को गाना ही याद नहीं है, बच्चा को मोबाइल था तो लो गाओ सुन लो बाजा, है ना, झुनझुना, ठीक है। अब बाद में उसे फोन से बदनाम परेशान हो जाता है, तो फिर बाद में जो है ये होता है। मोबाइल में जो है एक्चुअली जो है माँ सिखाती थी तो बड़ा अच्छा से सिखाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। मोबाइल में अपने मन से कुछ देख लेगा, फिर बदमाश बन जाएगा, तो कहेगा बच्चा आज के कहें कहें बड़ा बदमाश हो गया, तो बिगाड़ने में हाथ हमारा ही आपका था, है ना। उन गीतों में गांव की मिट्टी की क्या है, शुद्धता और मिठास होती है, जो अब शहर के शोरगुल में क्या हो रहा है, विलुप्त, मतलब समाप्त हो गया है। घर की चौखट और उस पर पुते मिट्टी का लेप की जो महक अब भी हवा से क्या हो गया, गायब हो गया है। पहले सुबह सुबह मिट्टी और गोबर मिलाकर जब लीपा जाता था तो आंगन देखने में बड़ा अच्छा और पवित्र लगता था, है कि नहीं। कवि को सबसे ज्यादा अफसोस उस पारंपरिक पंचायती राज व्यवस्था का टूटने का है। पहले गांव में पंचों को परमेश्वर का
जैसा दर्जा मिलता था और वे पूरे ईमानदारी और से न्याय करते थे, अब वे विश्वास और वह आपसी मेल जोल टूट चुका है। गांव के घर के दरवाजे पर बैठे बुजुर्गों का आपस में हंसना बोलना बतियाना और रिश्तों की गर्माहट अब वहां नजर नहीं आती। सब कुछ एक गहरे सन्नाटे में खो गया है। पहले जो है गांव में होता था पंच, और जब जिसको पंच बना दिया जाता था, किसी को बना दिया जाता था, तो वो अपने आप को मानता था कि हम न्याय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, तुम भगवान के जगह पर हैं, उसके मेरे फैसले से उसका जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी में बदलाव हो सकता था। तो वो अन्याय नहीं करता था और उसको जो कहता था तो कहते भगवान सीधा उससे उतरे पांचों में, और वो भगवान कहवा रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट में जज हैं, आज कोर्ट में वकील हैं, अब जो है अपराधी भी बाहर घूमता है और बेगुनाह जेल के अंदर रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो जो पहले के समय से चल आ रहा था, है ना, जिसमें पंच परमेश्वर की भावना थी, पंचायती राज व्यवस्था था, यानी गांव घर का मामला गांव में ही क्या करता था लोग, है ना, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया करता था। उस समय बड़े कोर्ट की आवश्यकता न पड़ती थी, है ना। और बुजुर्ग लोग आपस में हंस बोलकर बात करते थे। कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सर के चकाचंद, यानी चौकाचंद का मतलब जो चमक दमक है, गांव की सादगी को क्या कर लिया है, निगल गया है कि नहीं। कवि के लिए यह चकाचौंध एक अंधेरे के समान है जिसने गांव की अपनी पहचान और आत्मा को क्या कर दिया है, ढक दिया है। यह कविता केवल एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय ग्रामीण सभ्यता का विलुप्त होने का, है ना, दुख है। कवि के मन से स्वीकार करते हैं कि उनका बचपन और गांव अब केवल यादों का क्या बनकर रह गया है, हिस्सा बनकर रह गया है। ठीक है, यानी जो है अब उनका गांव जो जिस रूप में उन्होंने कल्पना किया था वो रूप उन्होंने नहीं पाया। ठीक है, इस बात की यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कौन, हमारे कवि। ठीक है, तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं, हम जो इसको जो है कर दे रहे हैं ताकि जो है आप इसका स्क्रीनशॉट, है ना, आप ले सकें। इससे ज़्यादा नहीं होगा तो आप जो है ले ले, 2 बार में करके ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगर लास्ट का बचा हुआ इस बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और इसके ऊपर जो है पहले रह गया था एक प्रश्न, ये भी 4 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और आइए आज का जो है हम सभी अंतिम प्रश्न पर है। प्रश्न संख्या 2 कहता है शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके कार्यों को स्पष्ट करें। देखिए इसमें 2 बात है, वो तो सारांश था, लेकिन इसमें 2 प्रश्न एक साथ सम्मिलित किया गया है, तभी ये दीर्घ उत्तरीय है। कहता है क्या कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके कार्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो उसको अर्थ समझाना है, यानी शिक्षा का संक्षिप्त अर्थ देना है और कार्य, है ना। तो पहला पॉइंट लिखे शिक्षा का क्या अर्थ है और इसके बाद उससे उत्तर लिखना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे लिखे जे कृष्णमूर्ति के लिए, क्योंकि चैप्टर जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखा। ठीक है, शिक्षा, तो जे कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना या डिग्री लेना नहीं है ना। यह जीवन को सही मायने में समझने की क्या है, प्रक्रिया है। कि जीवन में हम लोग विद्या से सीखते हैं कि भाई कैसे क्या सही है क्या गलत है जीवन में, है ना। अगर संक्षेप में कहें तो शिक्षा हमें जीवन जीने की क्या सिखाती है, कला सिखाती है, यानी आर्ट ऑफ लाइफ सिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह हमें डर, यानी भविष्य और असफलता का, समाज का डर से आजाद करती है और स्वतंत्र इंसान बनाती है। यानी हमें जो है ना फ्रीडम देती है, हमें स्वतंत्र करती है। मत डरो, क्या होगा, आपके पास ज्ञान हो तो डरिएगा नहीं, लेकिन क्या होता है अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, तो आपको हर बात पे डर लगता है ना। किसी को अनजाने शहर में चलिए, इंग्लैंड में चल जाइए, आपको डर लगेगा, पता नहीं कैसा समाज है। लेकिन आप इंग्लैंड के समाज को पढ़े रहेंगे, वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर को जाने को डर नहीं लगेगा। अरे हम सब यहाँ के बारे में सब जानते हैं, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है ना। तो ये सब चीज बात करें। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, समग्र विकास। इसका मतलब सिर्फ दिमाग भरना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब लिख के पूरा भर दिए, हम बहुत याद कर लिए, हमको कविता याद है, हमको कहानी याद है, हमको संविधान याद है, हमको पूरा ज्योग्राफी याद है, तो क्या बात है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका व्यक्तित्व यानी आपका दिल हमेशा गलत करने को कहता है, दिमाग हमेशा उल्टा पुल्टा सोचता है, शरीर हमेशा बीमार रहता है, तो आपको पढ़े लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी जो है केवल आपको पुस्तकी किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि अपना जो पर्सनालिटी है उसका दिल, दिमाग और शरीर का क्या करना है, विकास करना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। कहता है शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, इसको समझा देते हैं। तो शिक्षा का मुख्य कार्य जो है बात करें तो शिक्षा का 3 प्रमुख कार्य जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। पहला क्या, क के रूप में लिखेंगे, जीवन को संपूर्णता से समझना। शिक्षा का काम है कि हमें आजीविका के साथ साथ खुशी, प्रेम, सत्य,
जैसे जीवन को गहरे पहलुओं को भी क्या करना है, समझना है। आजीविका, आजीविका का मतलब होता है क्या, हम वैसा काम जिससे हमें क्या करें, घर परिवार चल सके, जिसमें 2 पैसा हम कमा सके, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम जो काम करें उसमें क्या मिले, खुशी मिले, प्रेम के साथ रहें, सत्य बोले, है ना। और ऐसे गहरे पहलू को भी समझना है। हमें समस्याओं से भागना नहीं है ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें समझदारी से सुलझाने के क्या बनना है, लायक बनना है ना। बड़ी दुनिया में समस्या, बड़ी दुख है, मर जाते तो अच्छा रहता है। नहीं भाई, जीवन जीने के लिए मिला है, मरने के लिए नहीं मिला है। चलिए, तो पहला हो गया भैया कि जीवन की संपूर्णता को समझिए कि जीवन क्या है। नहीं तो लोग पढ़े लिखे आईएएस लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, आईपीएस लोग खुद को गोली मार ले रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता, यानी देखिए हम लोग देखते फलना आदमी चोरी करके उतना बन गया तो हम चोरी करेंगे, है ना भाई साहब, पकड़ा जाइएगा, पिटा जाइएगा, जेल चल जाइएगा, ठीक है। नकल ना, फलना जी इतना इससे करे तो हम भी ऐसे करेंगे, नहीं भाई, प्रेरणा लीजिए। हमें नकल या किसी के अंधा अनुयायी बनने से रोकता है। अगर पढ़े समझदार है तो आप किसी का नकल नहीं करेंगे, है ना। शिक्षा का असली काम है हमें अपने मन से क्या करना, सोचने के लिए प्रेरित करना। मैंने आपके पास भगवान खुद दिमाग दिए हैं, तो सोचिए उस समस्या का, है ना। जब हम स्वतंत्र सोचते हैं तभी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आती है और हम क्या करते हैं, दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ग पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ग पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि आज का समाज है ना, एक नए और मानवीय समाज का निर्माण आपके माइंड में होना चाहिए। अगर शिक्षित है कि भाई हम एक अच्छा समाज बनाए, अरे भाई किसने सोचा होगा कि स्मार्ट बोर्ड बनाए, कैमरा बनाए, यूट्यूब बनाए, क्लास बनाए, तो ऐसा आज तब ना हो पाया संभव। आप दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हैं, केवल आए खाए पिए मर गए, ये हो गया जीवन। अरे भाई इतना तो कीड़ा भी करता है, वो भी खाना पीना खाता मर जाता है, गधा भेड़ बकरी भी करता है। तो इंसान है तो अगला पीढ़ी को कुछ देकर जाइए, ठीक है। तो आज का समाज लालच, सब धन हमरे हो जाए, सब चीज हमरे हो जाए, ठीक है। डर ना, हमरा को लूट ना ले, ये भी डर है, कोई चुरा ना ले, है ना। फिर बात करें हिंसा, ठीक है, यानी जो है मारने पीटने पे तो दबा देंगे, ठीक है, पर टिका है आज का समाज। शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है एक नया समाज बनाना जो प्रेम, सहयोग और मानवता के आधार पर हो, है ना। हिल मिल के बड़ा अच्छे से लोग रहे, और जहां हमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के जगह हर जगह एक दूसरे को क्या मिलना चाहिए, साथ देना सिखाता है। यह समाज में क्या रहे, एकता बनी रहे। आज हम लोग दूसरे को हराने में लगे, क्यों भाई, क्यों हराना है, क्यों आगे बढ़ना है, फलाना। हमारे पास फोन है, इतना काफी नहीं है, हमारे पास फलाना से अच्छा फोन है कि नहीं। हमारा घर है, इतना अच्छा नहीं है, हमारा घर फलाना से ज्यादा ऊंचा है कि नहीं। हमारे पास ड्रेस है, वो अच्छी नहीं है, सबसे झकास है कि नहीं। भाई साहब, तो इस होड़ में बेवजह मारे जाइएगा, ठीक है ना, जीवन को जी लीजिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, सही शिक्षा हमें भारतीय और सही शिक्षा में भीतरी यानी इंटरनली और बाहरी दोनों तरह से आजादी देता है। और यदि शिक्षा हमें केवल पैसा कमाना सिखाती है और हमें मन और डर नहीं निकालती, तो वह क्या है, व्यर्थ है ना। शिक्षा का लक्ष्य है एक संपूर्ण, सजग और क्या करना, संवेदनशील मनुष्य तैयार करना। तो आइए दीर्घ उत्तरीय का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमने जो आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपने जो है पहला वाला को तो ले ही लिया था, आइए दूसरा को जो ले स्क्रीनशॉट ले ले, शिक्षा का सही अर्थ क्या है, ठीक है। फिर बात करें तो जो है आगे जो है ये और था पार्ट, ठीक है, निष्कर्ष वाला पार्ट भी आप ले ले। चलिए, तो इस तरह से जो है आपको किया, और थैंक यू वेरी मच कि क्लास के वीडियो के अंत तक बने रहे, अपने दोस्तों से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।